नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पाई चार्ट के ग्राफ से संबंधित यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के, उसके बारे में। इससे पहले हमने पाई चार्ट से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और ये अंतिम वीडियो होगा पाई चार्ट से संबंधित, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, ठीक है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 2160। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न बहानों को दर्शाया गया है। इस आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी कि एक स्कूल है, इसमें कुल छात्र कितने हैं? 2160। कुल छात्र हैं 2160। और जो छात्र जो स्कूल में आते हैं, कुछ पैदल आते हैं, बस से आते हैं, रेल से आते हैं, तो वो इसको दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे पैदल आते हैं वो कितने 80 एंगल पे आते हैं, यानी कि जो पाई चार्ट में दर्शाया गया है उस हिसाब से। बस से कितने एंगल के आते हैं? 90। और रेल से इतने। कार का दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार द्वारा विद्यालय आने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। यानी कार द्वारा कितने छात्र स्कूल आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कार का एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब कार का एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें पता है, क्या पता है कि ये पूरा टोटल जो सर्किल होता है वो कितने एंगल का होता है? 360 का, ठीक है। यानी टोटल जो होता है सर्किल वो कितने का होता है? 360 का। तो हमें केवल कार का नहीं पता है, पैदल का पता है, बस का पता है, रेल का पता है, ठीक है। तो हम कार का कैसे निकालेंगे? यानी कि हमें इतने का एरिया नहीं पता और बाकी इतने का पता है, अब पूरे का पता है। तो पूरे में से अगर हम इतने वाला घटा दें तो हमारा बचा हुआ इतना आ जाएगा ना, कार वाला। तो हम क्या करना होगा, कार का एंगल निकालेंगे। तो कार का कितना एंगल आएगा? कार का कोणीय क्षेत्र कितना आएगा? तो कोणीय एंगल निकालेंगे तो इसमें 360 में से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे किसको? पैदल वालों का। यानी कि पैदल वालों का कितना है? 80 प्लस बस वालों का है 90 प्लस 120, ठीक है। तो ये है हमारा इनका एंगल। तो इनका एंगल कितना आ जाएगा हमारा टोटल? अगर हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आएगा 290 इनका योग, ठीक है। ये आएगा 200, यानी कि 120 80 200 हो गए, ये तो 90 290 290 360 में से 290 गए तो कितने बचे? 70 अंक, ठीक है। हमें क्या पता चल गया? यानी कि जो कार है वो कार कितने एरिया कवर करता है एंगल में? 70, ठीक है। हमें क्या करना है, इनकी संख्या निकालनी है। अब हमें संख्या तो पता नहीं है, हमें एंगल में पता है, लेकिन हमें क्या पता है, ऊपर जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन में कि टोटल संख्या है वो कितनी है, हमने बताई थी 2160। टोटल संख्या मतलब यानी कि जो 360 बराबर है भाई, टोटल कितना है? ये टोटल जो है एंगल वो कितना है? 360। यानी कि ये टोटल वो है वो कितने के बराबर है? यानी 360 जो बराबर है वो कितने के? 2160 के बराबर। तो हमें निकालना है 70, ठीक है। तो 70 कितने के बराबर होगा? 70 हमारा बराबर होगा 2160 बटे 360 मल्टीप्लाई में 70। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 से डिवाइड करेंगे, 6 छंग 36, 6 तियाँ 18, 3 बचे 6 छंग 36 और 6 छंग 36, 6 आया। इसके बाद 7 छंग 42, 420। तो यानी कि हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 420। किनकी संख्या? जो कार द्वारा छात्र विद्यालय आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या किया, पहले हमें कार का कोणीय एंगल नहीं पता था तो हमने कोणीय एंगल निकाला कार का 360 में से टोटल को घटा के, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल संख्या पता थी, टोटल संख्या कितनी की बराबर है? 360। यानी कि जो 360 कोणीय क्षेत्रफल है वो टोटल संख्या होगी ना, जैसा कि हम पहले कई क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी 360 बराबर 2160, तो 70 का हमें निकालना है। तो 70 का हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है?
बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। क्या करना, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का और बस द्वारा आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। तो हमें क्या करना है, तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे, हमने आपको बताया था पहले हम कार द्वारा छात्र कितने आ रहे हैं, जैसे कि हम ऊपर क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, निकाल लिए 420 छात्र आए थे। और बस द्वारा कितने आए, तो बस द्वारा हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है, यानी बस द्वारा का हम निकालेंगे। तो इसके बाद हम अनुपात निकालेंगे। दूसरा हमने क्या बताया था, जहाँ पे हमसे केवल अनुपात पूछे तो वहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे हम जो एंगल है, एंगल दे रखा है, तो सीधे एंगल का जो अनुपात होगा वही छात्रों की संख्या का अनुपात होगा। तो एंगल का अनुपात यानी कि कार द्वारा कितने छात्र आ रहे हैं और अनुपात बस द्वारा कितने एंगल में आ रहे हैं। तो कार द्वारा कितने आ रहे हैं, 70 अनुपात 90, 0 से 0 कटेगा तो हमारा आ गया 7:9, ठीक है, 7:9। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितने में है, 21:27 में दिया हुआ है। यानी कि इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7×21:9×27, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 21:7 है वो किसके बराबर होता है, 9:7 के। चाहे ये आंसर होता तो ये ठीक होता, ये आंसर है तो ये भी ठीक है, ठीक है। अनुपात में कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हम किसी संख्या को 1/2 कह दें या 2/4 कह दें या फिर हम 4/8 कह दें, वो है कितना, आधा ही, यानी कि 1/2 ही माना जाएगा। तो वही चीज़ ये है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमने ऊपर दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। पैदल चलकर या बस द्वारा आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे या नहीं होगा और होगा, ठीक है। या का मतलब क्या होगा, या तो हम पैदल वाले का आंसर निकालें या फिर बस वाले का, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, पैदल चलकर और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना है, पैदल चलकर कितने एंगल आ रहा है, 80 और ये 90, यानी कि टोटल एंगल कितना हो जाएगा इनका, टोटल कितना हो जाएगा, 80 + 90 यानी कि कितना हो गया, 170 एंगल, ठीक है। हमें टोटल संख्या पता है, हमें निकालनी है संख्या, ठीक है। तो टोटल हमें पता है 360 के कितने के बराबर है, 2160 के, ठीक है। तो 170 कितने के बराबर हो जाएगा, 170 बराबर हो जाएगा 2160/360 मल्टीप्लाई में 170। इसको इससे काट दिया, ये 6 से 36 छंगा 236, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा अभिष्ट अंतर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1020, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1020, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं, ठीक है, यानी कि जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमें रेलगाड़ी वाला पता है कितने आते हैं, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा कितने छात्र आते हैं, 120 एंगल के। तो जो नहीं आते होंगे भी कितने होंगे, यानी कि जो रेलगाड़ी से आते हैं कितने, 120, तो नहीं आते हैं कितने, तो जो रेलगाड़ी से नहीं आते हैं उनका एंगल कितना होगा, यानी कि रेलगाड़ी से नहीं आते हैं, रेल से नहीं आते हैं, वो कितने होंगे, यानी 360 में से 120 घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा हमारा, 240, ठीक है। बस हमें 240 का निकाल लेना है। 240 का हम कैसे निकालेंगे, यानी कि 360 बराबर 2160, तो 240 का कितना आ जाएगा, 240 की निकालेंगे तो 2160/360 मल्टीप्लाई में 240, ठीक है। ये हमारा 6 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 0 का 0 और 6 चौक 24 के 4, आंसर लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14, ठीक, यानी 1440 हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है, ठीक है, कितनी अधिक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है किस चीज़ में अधिक है, संख्या में, परसेंटेज में, किस में, लेकिन हमारा आंसर किस में, परसेंटेज में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में कितनी अधिक है। किसकी पूछ रहा है, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल
चलकर छात्र आने वालों की संख्या से, यानी किसके सापेक्ष पूछ रहा है, पैदल चलकर जो आ रहे हैं उनके सापेक्ष पूछ रहा है। ठीक है, ये बात हम पहले बता चुके हैं, यानी जिसके सापेक्ष पूछेगा। तो पैदल चलकर कितने आ रहे हैं, सबसे पहले पैदल वालों का निकालेंगे। पैदल है 80 अंश। ठीक, अब कितने अधिक, ठीक है, संख्या कितनी अधिक है, तो बस द्वारा कितने आते हैं 90। ठीक है, अब पैदल कितने आए 80, तो कितना अधिक है 10 अधिक है। ठीक है, वो हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो कितना अधिक है 10/80 और मल्टीप्लाई में 100, तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा 10 8 80 और 4 दूनी 8, 4 25 25 और 25 को 2 से भाग किया तो आएगा 12.5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 12.5 उत्तर। समझ में आया, यानी कि जो बस द्वारा छात्र आते हैं, पैदल वाले छात्र कितने अधिक हैं 10 अधिक हैं, यानी 10 एंगल जो उसका अधिक है। जहाँ पे परसेंटेज और अनुपात पूछे वहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर परसेंटेज में दिया हुआ होता और तब भी हमसे अगर कितना अधिक कितने परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, तब भी हम वहाँ पे छात्रों की संख्या में कन्वर्ट नहीं करते। अगर छात्रों की संख्या में कन्वर्ट करोगे आंसर वही आएगा। ठीक है, तो किसके सापेक्ष पूछा था, पैदल चलकर। ठीक है, तो पैदल वाला हमारा कितना है 80 अंश था, ये 90 अंश, ये 80 अंश, तो 10 अधिक था। और किसके सापेक्ष पूछा था, पैदल, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दोनों वृत्त रेखों का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इस प्रश्न में एक चीज़ अलग है। क्या चीज़ अलग है, इसमें देखेंगे आप, दो हमें पाई चार्ट दिए गए हैं। ठीक है, दो पाई चार्ट दिए गए हैं। पहला पाई चार्ट क्या बता रहा है, अप्रैल मास का वेतन इतना है, और जो खर्चा है, खर्चे देख रहे हैं ये मतलब शिक्षा पर इतना है, बी मतलब बचत पे इतना है, किराना पे सी यानी 4%, बिजली घर पर बिजली तथा फ़ोन बिल पे डी मतलब 14%, इस तरह से इसका खर्चा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अप्रैल मास का दिया हुआ है इन्होंने सर्किल, यानी पाई चार्ट अप्रैल मास का। इसी तरह अगला क्या है, अगला है मई मास का वेतन। मई मास में वेतन इतना था, खर्चा उसका नीचे ये दे रखा है। ठीक है, ये हमारा हो गया खर्चा। ठीक, ये दे रखा है पूरा अलग अलग। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्या होता है, दो पाई चार्ट दे देगा, एक ही क्वेश्चन में दो पाई चार्ट दे देगा, उनको हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं होता, बस कैलकुलेशन देखनी है और उस मतलब एक दूसरे के कंपेयरिंग में पूछ लेता है कि इसकी बचत से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट कम है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डरना नहीं है, चाहे 2 हो 3 हो कुछ भी हो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि प्रश्न समझने में आसानी हो जाए। दोनों सर्किल बराबर, ठीक है, ये हमारे आ गए दोनों सर्किल बराबर। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने में शिक्षा के खर्च पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, यानी अप्रैल की तुलना में हमें निकाल लिए मई महीने की वृद्धि। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रैल महीने पे शिक्षा का खर्च निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अप्रैल महीने में शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, शिक्षा को किससे डिनोट किया गया, ये कितना है 47%। अप्रैल महीने की इनकम कितनी है 24,000, तो यानी कि शिक्षा पर कितना खर्च हुआ अप्रैल में कितना खर्च हुआ 24,000 का 47%। ठीक, तो 24,000 का 47% हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 11,280 रुपये। ठीक, इसी तरह से अप्रैल महीने का निकालेंगे हम शिक्षा पर, मई महीने का, तो मई महीने का टोटल वेतन है 25,000, शिक्षा पर कितना खर्च हुआ 50% मतलब आधा, यानी 25,000 का आधा कितना आ जाएगा 1250। इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, चाहे ऐसे ही कर लो। ठीक है, यानी 25,000 का 50/100
ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 1250। अब हमें निकालना है अप्रैल की तुलना में, यानी कि किसके सापेक्ष निकालना है, अप्रैल। तो अप्रैल हमारा आ जाएगा नीचे, जिसकी तुलना में निकालना होता है उसकी आ जाएगी वैल्यू नीचे। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले था 11,280, बाद में हो गया 12,500, यानी 12,500 में से 11,280 निकाल दिया, तो यही हमारी वृद्धि होगी। मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज में निकालनी है, तो कितना आ जाएगा ये, इसको ये 11,080, ठीक है। तो ये हमारा 80 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, और ये 820 और ये 50, ठीक है। कितना आ जाएगा 500, 1320 करीब आएगा समथिंग, ठीक है। फिलहाल इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.82%, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, हम टाइम के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आप कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल महीने के वेतन की बचत की राशि और मई महीने के वेतन की विविध राशि का अनुपात कितना है, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें वही करना पड़ेगा। अगर केवल एक ग्राफ होता तब हम उसमें आराम से कर सकते थे, उसमें सीधे हमें कन्वर्ट करना नहीं होता, यानी कि वेतन को रुपये में नहीं बदलना होता, सीधे परसेंटेज में ही हम उसको अनुपात निकाल सकते थे। इससे पहले के क्वेश्चन हम निकाल भी चुके हैं, लेकिन इसमें क्या करना होगा, अप्रैल महीने का वेतन अलग है और इस महीने का वेतन अलग है, ठीक है। तो यानी कि जो परसेंटेज दी हुई है उसके हिसाब से वेतन भी अलग अलग आएगा, तो हमें पहले रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि तो अप्रैल महीने के वेतन से बचत की राशि, ठीक है, यानी कि अप्रैल महीने के वेतन था 24,000, उसमें बचत कितनी हो गई हमारी, बचत है 20 से डिनोट किया है, यानी कि 20 मतलब 18%। तो 24,000 का 18% कितना आ गया, 24,000 का 18%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 24,000 का 18% जो भी आएगा, ठीक है। यानी कि 24, यानी कि जो होगा 24 गुणा 18, ठीक है। इसके बाद अनुपात हमें किसके सापेक्ष निकालना है, अब मई महीने के वेतन से विविध खर्च कहाँ गया, विविध खर्च किससे डिनोट किया गया, ई से। ई मतलब कितना है यहाँ पे 2%, यानी कि 25,000 का 2% किस पे खर्च हुआ है, विविध पे। इनका हमें निकालना है अनुपात, यानी कि इसका अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात और इसका अनुपात ये निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 250 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, यानी कि 24 गुणा 18 अनुपात 250 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। इसको हम 2 से काट देंगे, ये 2 ने 18, ठीक है। ये हमारा ये आ गया 24 गुणा 9, ये आ गया 250, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा काटते हैं, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 240 आएगा, ठीक है, 24 नहीं 240, ठीक है। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए थे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए थे, तो ये 240 आया था, ठीक है। तो ये हमारा 240, इससे ये कट गया, ठीक है। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 चौक 36 के 6, 9 दूनी 18 और 3 21, यानी कि 216 अनुपात 25, ठीक, 216 अनुपात 25, ठीक है। सिंपल है, क्या करना है इसमें, पहले अप्रैल महीने के वेतन की बचत निकाल ली थी हमने, यानी कि बचत कितनी थी 18%, यानी कि 24,000 का 18% अनुपात इस विविध खर्च, इस मई का विविध खर्च कितना था 2%, यानी 25,000 का 2%, यानी 24,000 का 18% अनुपात 25,000 का 2% निकालेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई महीने के वेतन से किराना तथा बिजली पर कितनी राशि खर्च की गई, मई महीने के वेतन से, ठीक है। इसमें हमें इस वाले से कोई लेना देना नहीं है, इसमें केवल किसकी बात की जा रही है, मई महीने की, और वो भी किसके, वेतन से किराना किससे डिनोट किया गया, सी से, यानी कि 14% प्लस बिजली, यानी बिजली डी से, डी का मतलब 9%, यानी कि टोटल कितना हो गया
यानी कि इसको अगर हम निकालें तो बिजली और किराना कितना है, किराना प्लस बिजली पे कितना परसेंट खर्च हुआ है, किराना पे 14%, बिजली पे 9%, टोटल कितना हो गया 14 9 23%। टोटल कितनी है इनकम 25,000, तो बस 25,000 का 23% निकाल लीजिए। 25,000 मल्टीप्लाई में 23/100, भैया हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अरे सॉरी, इसमें अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यानी कि पहले हम टोटल हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस हमें क्या करना है, अलग अलग पूछ रहा है तो अलग अलग निकाल लेंगे। यानी 25,000 का 14% हमारा किस पे खर्च हुआ है, किराना पे, और 25,000 का 9% खर्च हुआ है, सॉरी 9% खर्च हुआ है किस पे, विविध उस पे बिजली पे, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो, 2 जीरो कट गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 पंजे कितने हो गए 70, और ये 70 का जीरो, एक जीरो पहले से ही है, और 14 दूँ 28 और 7 25, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन चल जा भाई, ठीक है। ये कितना आया 14 दूँ 28 और 7 कितना हो गया 35, ठीक है, ये हमारा 35 हो गया। यानी कि इसका आ गया 3500, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 जीरो 9 जीरो, और 9 पंजे 45 के 5, 4 आया, 9 दूनी 18, 4 22, यानी कि 2250 और 13 3500, तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसमें एक ही से निकालना था, नहीं 25,000 का 14%, 25,000 का 9%, बस सिंपल क्वेश्चन। अप्रैल मास के वेतन से शिक्षा, अप्रैल मास के वेतन यानी कि अप्रैल की बात करनी है कि वेतन से शिक्षा, किराना तथा बचत पर खर्च की गई औसत राशि कितनी है, ठीक है। यानी कि अप्रैल मास के वेतन, इसमें किसमें मई की बात नहीं हुई है, किसकी बात हुई है, केवल अप्रैल की, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, यानी कि पहले हम अप्रैल मास का वेतन शिक्षा, शिक्षा मतलब ए, यानी कि इसका निकालना है। किराना, किराना सी, यानी कि ये 4%, और किस पर, बचत, बचत कितनी है, बचत मतलब बी, यानी कि 18%, ठीक है। इसका हमें औसत निकालना है, ठीक है। तो इसको तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो पहले हम इनका परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज का औसत निकाल लें, बटे 3 कर लें, ठीक है। उसको हम 25,000 मतलब 24,000 के हिसाब से कर लें, या फिर अलग अलग तीनों का निकाल के करें, या फिर इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि कितना परसेंट आएगा, यानी कि इनका जो औसत होगा, औसत कितना होगा 47 प्लस 4 प्लस 18 बटे 3, ठीक है, यही तो औसत आएगा ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 69, कहाँ गया ये रहा, 69/3। तो इनका औसत कितना आ गया 2 3, यानी कि 23% इनका औसत आ गया। अब बस हमें निकालना कितना, टोटल कितनी इनकम है 24,000, तो 24,000 का 23% निकाल लेंगे, यानी कि 24,000 मल्टीप्लाई में 23/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसकी हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5520, ठीक है, 5520, यानी कि चौथा आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें औसत पूछा था, तो औसत चाहे हम पहले तीनों का अलग निकालें, यानी 24,000 का 47%, 24,000 का 4%, 24,000 का 18%, उसके बाद औसत निकालें, या फिर हम इनका पहले औसत निकाल लें, बाद में सीधे 24,000 का जितना औसत है उतना निकाल लें, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें भी 2 हमारे पाई चार्ट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को पहले देखते हैं। लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो नीचे दिए गए ग्राफ में पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा किस में आया, एसएससी सीएपीएफ एसआई सीएसएफ एसआई है, ठीक है। यानी कि सीपीओ में, जो एसएससी का सीपीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें आया है, ठीक है। तो क्या है, किमी किलोमीटर कंपनी के 2 अनुक्रमिक वर्षों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत,
ठीक है। क्या है, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 42,980। कौन से वर्ष में, 1997 में। ठीक, इसी तरह से नीचे कितना है, नीचे कर्मचारियों की कुल संख्या 48,640 और वर्ष कौन सा है 1998। ठीक है, ये रहा वर्ष। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन को देखते हैं अगला। ये हमें परसेंटेज दे रखा है, फिर जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या था, वेतन था, इसमें कुछ संख्या दे रखी है और करना उसी हिसाब से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1997 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारी युगल की कुल संख्या 1998 में ए प्रकार के कर्मचारी की संख्या के लगभग बराबर थी। ठीक है, यानी कि क्या पूछ रहा है, जो 1997 के किस प्रकार के कर्मचारी की संख्या 1998 के ए प्रकार के कर्मचारी की संख्या के लगभग बराबर है। ठीक है, तो इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेंथी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो 1998 का एक प्रकार के कर्मचारी है उनकी संख्या कितनी है ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 1998 के कर्मचारी की संख्या ए प्रकार की। तो 1998 में कुल कितने कर्मचारी, 48,640 और ए प्रकार के 22%, यानी कि 48,640 का 22% निकाल लेंगे इसको। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10,700। ठीक है, 10,700, यानी कि जो 98 में ए प्रकार के कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी है 10,700। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें करना होगा 97 के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि 97 के कर्मचारी हैं उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन से मतलब कैसे कर लेंगे, क्योंकि वैसे हम सबकी निकालेंगे फिर उनको अलग अलग ऐड करेंगे, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सीधे ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा सी और डी। तो सी और डी की कर्मचारियों की संख्या हम निकालेंगे 1997 में। तो 97 में सी और डी के कितने कर्मचारी हैं, ये रहे, यानी कि 10% और 25 मतलब 15%, तो ये हमारे कितने हो गए 25%। टोटल कर्मचारी कितने हैं 97 में 42,980। अब हम निकालते हैं 42,980 का 25%, तो 42,980 का 25% हम निकालेंगे तो ये बचे 100। इसको हमने 4 से डिवाइड किया, 25 चौका 100, 4 से किया, 4 एकम 4, 0 लगाया, 4 सतो 28, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं किसके समथिंग है, इसके समथिंग है। ठीक है, इसके लगभग बराबर है, तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, सी और डी वाला। ठीक है, सी और डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये, 97 से 98 तक निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारियों के मावलियों में परिवर्तन अधिकतम था। ठीक है, यानी कि किस प्रकार के कर्मचारी के में जो परिवर्तन था वो अधिकतम था। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, 97 से 98 में कर्मचारियों का परिवर्तन किस में अधिक था, किस मामले में। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, परसेंटेज से। ठीक है, तो परसेंटेज से करने में हमें आसानी होगी। वैसे किस तरह से निकालोगे, वैसे क्या हम इसके जितने प्रकार के कर्मचारी हैं उन सबको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसके बाद जो कर्मचारियों में यानी डिफरेंस देखेंगे, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हम इस तरह सीधे कर लेंगे ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे, तो पहला ऑप्शन है बी। तो बी में आप देखेंगे परिवर्तन कितना है, यानी कि बी में 97 में कितने हैं 6%। ठीक है, यानी कि 97 में है 6% और
98 में बी में कितने हैं 10%, ठीक है, यानी कि 10%। तो ये हमारा इसका परसेंटेज कैसे निकालेगा, अंतर कितना पहले था 6 से हो गया 10, यानी कि अंतर आ गया 4 का, और नीचे 97 के परिवर्तन जो आएगा वो 97 के सापेक्ष निकलेगा ना। 97 में कितने 6 मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो गया हमारा 4 बचा, यानी कि 400/6, 2 से डिवाइड किया तो 200/3, ठीक, यानी कि 200/3 इसका ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ए का निकालेंगे तो ए में कितना है 20% और इसमें 22%, तो 20 से 22 मतलब 2 का डिफरेंस हुआ, और 20 के सापेक्ष निकालेंगे तो 20 के सापेक्ष, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हमारा हो गया 200/20, ठीक है। इसी तरह से सी में निकालेंगे, सी में कितना है 10% और इसका है 11%, यानी कि अंतर 1 का 10 के सापेक्ष मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 100/10, ठीक है। इसके बाद हम डी में निकालेंगे, डी का परसेंट कितना अंतर है, ये 15% और ये कितना है, ये हमारा 9%, तो अंतर कितना हुआ 15 9 का परसेंट अंतर कितना हो गया 6 का, और डी के सापेक्ष यानी कि 15/100, ठीक है। 3 से डिवाइड किया 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये हो गया हमारा 200/5। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है, अधिकतम किस में था, तो ये 200/3, ये 200/20 और ये 200/5। तो नीचे हर जिसका कम होता है वही तो ऊपर मतलब उसी का तो ज़्यादा होगा अंश, ठीक है। यानी कि मान लो अगर 8/2 हम 2 करें, 8/4 हम 4 करें, 8/8 हम 8 कर दें, तो जिसका सबसे कम होगा उसी का नंबर ज़्यादा है, यानी 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो नंबर किसका ज़्यादा, जिसका हर कम होता है। अगर अंश समान है और हर डिफरेंस है तो हर जिसका कम होगा उसका नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन सब में से कौन सबसे बड़ा है, ये वाला, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 97 और 98 में बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में अनुमानित अंतर कितना था, ठीक है, यानी कि बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में अनुमानित अंतर, ठीक है। तो इसको किस तरह से करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे जो हमारे बी प्रकार के कर्मचारी 97 में कितने 6%, यानी कि 42,980 का 6%, ठीक है, अंतर निकालना है। इसी तरह से बी प्रकार के 98 में कितने हैं 10, तो यानी कि 48,640 का 10%, ठीक। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सॉल्व करने पे हो जाएगा हमारा 2285, इसका आंसर आएगा 2285। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, आपको केवल समझना है, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, ठीक है। इसी तरह से क्या है 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी, ठीक है, यानी कि 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी, तो कंपनी में उसका अनुमानित प्रतिशत कितना रहा होगा, ठीक है, यानी कि डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना रहा होगा, ठीक है। तो अनुमानित प्रतिशत कितना रहा होगा, सीधे हमें इसमें इन्होंने संख्या दे रखी है, यानी कि 5000 इन्होंने दे ही रखी, वैसे हमें निकालनी पड़ती। हमें टोटल पता है 98 में कितनी है 48,640, यानी कि टोटल है 48,640, और डी की कितनी है 5000, बस इसी का हमसे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज मतलब 100, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा लगभग आ जाएगा हमारा 0 से 0 गया, ठीक, और ये 5000 ये 48, ठीक है, यानी कि 5048। तो ये सीधे अगर हम इसको 5000 मान लें तो हमारा 5000 से 5000 कट जाएगा, तो ये लगभग 10 आ जाएगा, ठीक, लगभग 10% आंसर आ जाएगा। बाकी सब क्या है 14 16 और 12 ये सब ज़्यादा हैं, लेकिन 5000 लगभग में हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 10% हमारा लगभग में सही हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 98 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 97 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी, यानी कि 98 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 98 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत
ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा 97 में, सॉरी 97 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, इसके बाद हमें 98 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या और उसके बाद उनका प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनका निकाल लेना है प्रतिशत। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। तो 97 में ये प्रकार के कर्मचारियों की संख्या, ये प्रकार के कर्मचारी कितने हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, 20%, यानी कि जो टोटल हमारा दे रखा है, यानी कि 42,980 का 20% बटे 100। ठीक है, किसके सापेक्ष, 98 के सापेक्ष, यानी कि 97 के सापेक्ष निकालनी है। इसी ये तो हमारी होगी 97 की, और इसके बाद 98 में कितना आएगा, 98 में ये प्रकार के कर्मचारी कितने, 22। टोटल संख्या कितनी है, यानी कि 48,640 मल्टीप्लाई में 22 और बटे 100। ठीक है, इसको क्या करना है, यानी कि बस इसका हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारी जो संख्या होगी, यानी कि 98 की संख्या कितनी है, 98 की जो भी संख्या आएगी वो हमारी ऊपर हो जाएगी, 97 की संख्या हमारी नीचे हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 100, ये तो परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी बैटरी डाउन होने वाली है, इसलिए हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसको बस समझना था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो सही पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।